हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा। उसमें हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स जो है उसका पार्ट 1 जो है उसको कंप्लीट किया था। तो आइए हम उसको क्विक रिवीजन करते हुए आज मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल कुछ पीपीटीज बनाई है, जिसके थ्रू हम लोग उसको क्विक रिवीजन करते हुए हम लोग आगे जो है चलेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स पढ़ने के साथ में आप जो एनसीईआरटीज़ हैं, आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, उन्हें आप मत छोड़िएगा। क्योंकि यदि आप एनसीईआरटीज़ छोड़ के चले जाएंगे ना तो आपको एग्जाम में बहुत लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए आप डैम श्योर कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, बट बात फंसेगी यहाँ पर 1 नंबर वाले में। कितने नंबर वाले में? 1 नंबर वाले में। क्यों 1 नंबर वाले में? क्योंकि 1 नंबर वाले में आपको पता है जनरली इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई का, उसमें क्या है, उसमें एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, फिलअप्स पूछे जाते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं आपके, जो कि आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक है, जो जो कि आपके डायरेक्टली कहाँ से होते हैं, एनसीईआरटी से होते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका जो है बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एनसीईआरटी भी साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पिछले जो स्लाइड में था, उस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोस, प्रोग्रेसेस और चेंज एंड बिकम्स मोर एडवांस्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हमने किससे रिलेट किया था? प्रोग्रेस से। याद कीजिए एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक क्लास में किसी बच्चे का 10 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, दूसरे में तो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बताया था मैंने। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेस और चेंजेस। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने बात किया था गोल्स का। वही हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, और गोल्स के लिए आप बातें की। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मैंने बताया था क्रिकेट और स्टडी का कि भाई सबका अपना अपना गोल होता है। ये भी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट द डेवलपमेंट फॉर अदर। भाई जरूरी थोड़ा ना कि एक पर्सन के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट के लिए वो दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट के हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी कई बार क्या होता है, ऑलराउंडर की बात बताई थी कि भाई कोई लोग पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, खेलने में भी अच्छे होते हैं, उन्हें क्या होता है, मिक्स गोल होता है कि भाई मेरे को जहाँ भी फील्ड में अच्छा मिल जाए ना, मुझे तो वहाँ अच्छा करना है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट गोल्स। अब गोल्स क्या क्या होता है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी गोल्स के बारे में कि भाई जो डेवलपमेंट होता है वो 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है। किस किस पर? मेटेरियलिस्टिक एंड नॉन मेटेरियलिस्टिक। राइट? मेटेरियलिस्टिक में क्या आता है, मनी वगैरह, पैसा। और नॉन मटेरियलिस्ट में क्या आता है, नॉन मटेरियलिस्ट में आपके आता है लाइक फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके बेसिस पर डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या आते हैं आपके? सबसे पहला इनकम, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग, ये तो हो गया मटेरियल। उसके बाद नॉन मटेरियल में आ गया आपको सेटिस्फैक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट। एम्पल मीन्स होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी जाना था। भाई नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट का हम लोगों ने सीधा एक चीज़ देखी थी नेशनल डेवलपमेंट में कि टोटल इनकम। ठीक है, चलो वो आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ जो मैंने बताया था हालांकि पहले, पर फिर भी सुन लीजिए। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, वो लोग पैसे करते रहते हैं, नहीं, यहाँ बात हो रही है सोशल वेलफेयर। और क्या, पढ़ा, पैसे के साथ साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़नी चाहिए, पोर्टेबल वाटर यानी वाटर की सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, मेडिकल केयर भी अच्छा होना चाहिए। तब तो हम कहेंगे ना कि भाई नेशनल डेवलपमेंट है। केवल पैसा ही पैसा हो और ये सब चीज़ें हो ही ना, फ्रीडम हो ही ना, सिक्योरिटी हो ही ना, तो क्या मतलब फिर नेशनल डेवलपमेंट का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं रह गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कि भाई कंपेयरिंग के लिए हमने पहले क्या किया था, टोटल इनकम निकाला था। टोटल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या था, सीधा सीधा हमने क्या किया, इनकम ऑफ पीपल निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टोटल इनकम में हमने क्या किया, टोटल इनकम ऑफ पीपल निकालना स्टार्ट कर दिया। सारे जो कंट्री की पॉपुलेशन थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऐड कर दिया और टोटल इनकम निकल गया। पर क्या हो गया, पर ये तो घाटे में चला गया था। क्यों? क्योंकि इसका ड्रॉबैक था।
क्या ड्रॉबैक था? सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर टू, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। भाई मैंने एग्जांपल तो दिया था आपको कि इंडिया और चाइना, चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में कम है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि चाइना हमेशा ही डेवलप्ड रहेगी और इंडिया डेवलपिंग में ही रहेगी। भाई किसी को प्रोग्रेस का मौका ही नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, फिर दूसरा जो टर्म निकाला वो निकाला था एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हमने डिवाइड किया और निकल गया। ठीक है, अब भाई आगे देखो, अब आगे क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, रिच कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री। सबसे पहले रिच कंट्री की हमने बात की तो यूएस डॉलर 12236, ठीक है, 12236 पर एनम जो है, जो इस कंट्री का इनकम रहती है उसको हम लोग रिच कंट्री में रखते हैं। और जिस भी कंट्री की यूएस डॉलर 1005 पर कैपिटा इनकम या उससे कम होती है उसे हम लोग लो इनकम में रखते हैं। और अगर लो मिडिल इनकम की बात करें तो लो मिडिल मीन्स क्या हो गया, बीच का मीन्स 12236 से कम और 1005 से ज़्यादा, यानी 37 हो गया, 38 हो गया, 1004 हो गया इवन, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री में रखते हैं। लो की जगह आप मिडिल इनकम कंट्री भी लिख सकते हैं, वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद इंडिया किस में आती है, इंडिया आती है लो मिडिल कंट्री में। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग डेवलप्ड कंट्री भी बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री भी बोलते हैं। तो इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री क्योंकि डेवलप कर रही है, और अमेरिका इज ए डेवलपिंग कंट्री क्योंकि डेवलप कर चुकी है। उसका जो यूएस डॉलर कितना रहेगा, 12236 से ज़्यादा, और इंडिया का जो है यूएस डॉलर कितना रहेगा, 12236 से कम और 1005 से ज़्यादा। क्लियर? ओके, बट हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर एक चीज़ का मेरिट होता है और डीमेरिट भी होता है। तो इसका डीमेरिट क्या हुआ भाई, इसका डीमेरिट ये हुआ कि इट हाइड्स द डिस्पार्टीज, यानी कि वो डिस्पार्टी में बिल्कुल ही हाइड कर रहा है। भाई केवल पैसा ही पैसा सब कुछ कर रहा है यार, पैसा पैसा थोड़ा होता है। वो गाना भी सुना होगा ना आपने, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। तो यार पैसा ही सब कुछ छोड़ना, तो सही बात है, पैसे पे क्यों मरती है भाई, फ्रीडम भी तो चीज़ है, सिक्योरिटी भी तो चीज़ है, फूड भी तो चीज़ है। ठीक है, तो ये केवल और केवल पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसका क्या सोल्यूशन निकला। अच्छा, अब जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग IMR एंड NAR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ध्यान सुनिएगा क्योंकि कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स वाले में। IMR क्या होता है, NAR क्या होता है। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 पर 100 लाइव बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी 1 साल के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो 100 बच्चों का बर्थ हुआ, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल पूरा करने से पहले पहले जिनकी डेथ हो गई, उनको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ए कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे 100 बच्चों ने जन्म लिया 1 साल के अंदर। ठीक है, अब उसमें से 50 बच्चे ऐसे हुए जो कि क्या हो गए, जो कि 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए और 1 साल पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे और जो भी इसका परसेंटेज निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। यानी सिंपल सी बात है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या हो गया, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1। यानी कि ऐसे 100 बच्चे जिन्होंने अभी भी जन्म लिया है, उनमें से ऐसे बच्चे जो कि 1 साल पूरा करने से पहले जिनकी डेथ हो गई है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये क्या होता है, इट्स द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स। यानी ऐसे बच्चे जो कि 14 साल के हैं या 15 साल के हैं, हाँ 14 या 15 साल के, ऐसे बच्चे जो कि 14 और 15 साल के हैं और जो कि अपना पूरा स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनकी क्या करते हैं, उनका हम लोग रेशियो निकालते हैं, उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। अब अटेंडेंस समझ सकते हैं, अटेंडेंस कहाँ होती है, स्कूल में होती है। तो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स। नेक्स्ट, अब हमने 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। सबसे पहला महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ठीक है, तो महाराष्ट्र की यदि बात करें हम लोग, तो महाराष्ट्र का यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 1076
107670। और केरला की यदि बात करें तो केरला की भी सही कर लीजिएगा इस चीज़ को। केरला की जो है, केरला की इनकम कितनी है? 88,527, 88,527। और बिहार की बात करें तो बिहार भी सही कर लीजिएगा। बिहार का जो है वो क्या है? 28। बिहार बिहार का कितना है? 28,774। ठीक है, 28,774। यदि हम कंपैरिजन करें तो तीनों में पर कैपिटा इनकम मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे कितना था? केरला की पर कैपिटा इनकम 88,527। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 107670, यानी 1 लाख हो गए करीब। और यदि हम लोग इसकी बात करें, किसकी? बिहार की, तो 28,774। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें, किसका जो है, किसका पर कैपिटा इनकम कम है? बिहार का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। IMR क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया IMR क्या होता है। पर 100 बच्चों में से ऐसे बच्चे जो कि 1 साल की जो है, 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते और जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद IMR की बात हो रही थी, तो IMR कितना हुआ? IMR जो है महाराष्ट्र का 24, केरला का 12, बिहार का 42। यहाँ पे सबसे कम कौन है? केरला। यानी केरला में 100 बच्चों में से 1 साल पूरा न करने वाले बच्चों की जो नंबर क्या है? कम है। यहाँ देख रहे हो? अब आगे देखो, अभी बताता हूँ, अभी सब डिटेल में बताता हूँ आपको। टेंशन मत लो आप लोग, टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाओ आप लोग। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र 82%, केरला 94%, बिहार 62%। हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है बिहार। नेट अटेंडेंस रेशियो 64, केरला 78, बिहार 35। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, या करते भी हम नोटिस। तीनों स्टेट के कंपैरिजन करें तो पर कैपिटा इनकम फर्स्ट नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र का, सेकंड नंबर पे केरला का, एंड थर्ड नंबर बिहार का। ठीक है, बट इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात आती है तो महाराष्ट्र की ज़्यादा हो जाती है और केरला सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, केरला की सबसे कम है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और जबकि इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जनरली आता है, इसको ध्यान सुनना। वाई केरला हैज़ बेटर IMR इवन विथ लो PCI, यानी लो पर कैपिटा इनकम। भाई केरला की पर कैपिटा इनकम जो महाराष्ट्र कंपैरिजन में कम है, फिर भी महाराष्ट्र जो IMR है वो कम क्यों है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट हैड एडुकेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। मैंने बात की थी ना पहली स्लाइड में नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट। केवल पैसे से कुछ नहीं होता, ठीक है? इसलिए कहते हैं पैसा केवल क्या है? हाथ का मैल है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो अब क्या है? इट हैज़ एजुकेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर पे क्या है? क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह है, जिससे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सेकंड क्या है? पीडीएस आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में। तो चलो, क्या कमेंट सेक्शन में बताओगे? मैं बता देता हूँ आपको। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसने 9th क्लास में पढ़ा है वो बताइएगा जरूर मुझे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है उसका क्या किया जाता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशमेंट किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज़ एडुकेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज। भाई यहाँ पर स्कूल्स भी है, कॉलेज भी ज़्यादा है, तभी तो हम देखते हैं भाई केरला सबको पछाड़ के नंबर 1 पे आता है लिटरेसी रेट में। पता है ना आपको? अभी हमने बात की केरला की अटेंडेंस नेट उसकी सॉरी लिटरेसी रेट की 94%, जो कि अभी आगे आगे तो 8% में तो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिससे सभी को इक्वली जो भी स्कीम्स होते हैं उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसकी वजह से केरला क्या है? केरला का जो है IMR वो कम है, या ये कह सकते हो IMR अच्छा है अदर देन अदर स्टेट्स, जबकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। अब ये क्या होता है? अब इस चीज़ को ध्यान से, हालांकि ये एग्जाम में आता नहीं है, पर कभी कभार 4-5 साल में कभी कभार आ भी जाता है, तो इस चीज़ को सुनना जरूरी है। हर एक पॉइंट को जरूर समझना जरूरी है। अभी आपको टाइम है तो आप हर एक पॉइंट को समझिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अच्छा,
बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है एक वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। एक पर्सन जिसकी भी जितनी भी हाइट है, हाइट स्क्वायर उसके ऊपर जितना उसका वेट है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। और वेट को हम लोग हमेशा किस में मेजर करते हैं? केजी में। और हाइट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, मीटर में। तो वेट इक्वल वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, सपोज किसी पर्सन की जो हाइट है वो कितनी है? 15 है, सॉरी 5 है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, 5 है। ठीक है, 5, तो 5 स्क्वायर आ गया। अब उसका वेट कितना है? वेट मान लो 10 केजी है, 10 आ गया, तो कितना होगा? 10 अपॉन 25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? जितना भी आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो वो BMI कहलाएगा उस पर्सन का। ये इंडिविजुअली निकाला जाता है ना, इंडिविजुअली निकाला जाता है। और मैंने जैसे बताया वेट ऑलवेज इन केजी एंड हाइट ऑलवेज इन मीटर। अच्छा, अब इसके हिसाब से ये मैं आपको कंपैरिजन करने का तरीका बता रहा हूँ कि इंडिविजुअली कैसे कंपैरिजन किया जाता है। अभी तक कंट्री की बात चल रही थी, अब इंडिविजुअली की बात चल रही है ना, ध्यान सुनना इस चीज को। इफ आंसर if answer is less than 18.5 then the person is undernourished। यानी यदि किसी भी जैसे हम लोग वेट अपॉन हाइट स्क्वायर करके आंसर निकालते हैं और 18.5 से कम आता है तो ये समझ लेना है कि वो बच्चा क्या है? वो जो कुपोषण का शिकार है, यानी भूखमरी है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बेचारा बहुत गरीब है, कुपोषण है, यानी कि उसके पास खाने पीने के लिए नहीं, बहुत ही कमजोर आदमी है। कितना? यदि 18.5 से कम है। ठीक है, और यदि वहीं पे बात करें 25 से अगर ज़्यादा है, 25 ज़्यादा आंसर है, तो मतलब ओवरवेट, यानी दुनिया भर का इसका भी खाना इस आदमी ने छीन के खाया। यही है वो शख्स, गौर से देखिए इस शख्स को, यही है वो शख्स जिसने सबका खाना छीन छीन के खाया है, जो खा खा के अपने पेट फुला रहा है। ठीक है, यानी 25 यदि आता है आंसर तो क्या हो गया? 25 आंसर आता है तो ओवरवेट। और यदि बात करें 18.5 से और 25 के बीच में आता है तो यानी कि नॉर्मल, यानी कि ठीक है, ये बच्चा फिट है, ये बंदा फिट है। ठीक है, तो अब अपना आज ही आप निकाल के देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना कितना आपका, यार हाँ, कितना आपका कितना आपका बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से बताना। अगर 18.5 से कम आया तो अंडर नरिश्ड, 25 ज़्यादा आया तो ओवरवेट, और 18.5 से 25 आया तो नॉर्मल। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द CBSE। तो आओ देखते हैं भाई, इसको भी हल करते हैं। हर समस्या का हल है इस चैनल पे, आपको हर समस्या का हल मिलेगा, टेंशन नॉट, डोंट वरी। अब चलो, अब HDI क्या होता है? HDI, the Human Development Index, is a statistical tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimension। मैंने बताया ना, हर समस्या का समाधान है भाई। पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास टोटल इनकम की प्रॉब्लम थी, तो हमने एवरेज इनकम ले आए या पर कैपिटा इनकम ले आए। अब उससे भी दिक्कत आ गई तो हम क्या ले आए? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आप किसी कंट्रीज़ की रैंकिंग दी जाती है। क्या देती है? रैंकिंग। और कंट्री को डेवलपमेंट के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और जब उसका डेवलपमेंट मेजर किया जाता है तो वहाँ पर केवल और केवल पैसा ना होकर वहाँ पर ओवरऑल अचीवमेंट देखा जाता है, सोशल, इकोनॉमिकल। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखी जाती है कि कितनी अच्छी है। ठीक है, द सोशल हाँ, the social and economical dimensions of a country are based on the health of people, then level of education, attainment and their standard of living। यानी किसी भी कंट्री के लोगों की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी कि वहाँ का जो लोग है वो हेल्दी कितना है, और दूसरा वहाँ का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कितना अच्छा है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात करें तो ओवरऑल एक्सपेक्ट को देखते हुए कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ से एक टर्म निकल के आता है हमारे सामने जिसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है इट इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि एक आदमी ने जब जन्म लिया तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये जो पर्सन है ना, ये क्या है? इट इज़ एन एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि ये डिसाइड किया गया ये पर्सन तो केवल 65 जिएगा, तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो गई? 65। ठीक है,
मतलब आप पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये इतना साल जिएगा। अगर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें ना तो कितनी है 68। अब अपने एज से माइनस कर लो भाई लोग, ठीक है, अपने एज से माइनस कर लो आप लोग 68 साल के जब आप लोग होगे तो क्या होगा। इंडिया की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है 68, यानी 68 ईयर्स तक आने तक जो जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये गलत भी हो सकता है। चलो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है उसको देख लो, सॉरी टर्म्स नहीं फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स देख लो। जैसे कि एस की ये जो जन्म है कहाँ से आया ये एस। तो एस जो था पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था महबूब उल हक। वो गाना सुना ना, महबूबा महबूबा, बस उसे समझ लेना, महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक। महबूब से बोला गया कि मेरा हक रखो, ठीक है, महबूब उल हक। और महबूब से क्या बोला गया कि मेरा हक रखो, तुम उल्लू हो इसलिए तुम क्या रखो, मेरा हक रखो। महबूब उल हक, महबूब उल हक ने क्या किया, एच का क्रिएट किया। कब, 1990 में। कब क्रिएट किया, 1990 में। और तभी से इसका जो है यूज़ किया जाने लग गया। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन या विच इज़ द प्रोग्राम विच मेजर्स द कंट्री डेवलपमेंट। तो जो एच को मेजर करने का काम कौन करता है, UNDP। कौन करता है, UNDP, व्हाट्सएप वाले डीपी याद रखना, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और every year UNDP ranks countries based on the HDI report released in the annual report। यानी एक साल में जितना भी रिपोर्ट आता है उससे UNDP क्या करती है, उसके हिसाब से कंट्रीज को रैंकिंग देती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्म आया, अब ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो इसके लिए सॉरी, पर यार क्या है कि जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है ना, कोर्स भी कंप्लीट करना है आप लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ HDI। अब वही मैंने चीज़ें बताई कि HDI में देखते क्या क्या है, क्यों HDI को अच्छा बोला गया और एवरेज पर कैपिटल इनकम को इतना अच्छा नहीं बोला गया। क्योंकि एवरेज पर कैपिटल इनकम का तो फंडा क्लियर है, पर कैपिटल इनकम को तो फंडा क्लियर है कि भाई पैसा मांगा जाता है, पैसा ही नापा जाता है। पर यहाँ पर नंबर 1 लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मैंने बताई कितने लोग पढ़े लिखे हैं कंट्री में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 100 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भाई क्लीनिंग जो ड्रिंकिंग वाटर कितनी अच्छी सुविधा है वहाँ पर। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है लोगों का। बॉडी मास इंडेक्स बताया ना, ओवरवेट याद रखना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है वहाँ की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ऐसे में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि इन फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो भी गए हैं अभी एट प्रेजेंट में। तो उन सब को सेफ रखने के लिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत जूनियर क्लासेस से 6 से लगभग आप लोग पढ़ते आ रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी का है। द रिसोर्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट मे बी रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज a development which is done by keeping the progress of future in mind। यानी भविष्य के लोगों यानी कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अभी हम लोग एट प्रेजेंट में क्या है, एट प्रेजेंट में हम लोग पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उतने तो पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है, कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये बोले कि भाई साहब हम बोले कि पेट्रोल, बोले कि भाई साहब पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल तो हमें पता ही नहीं। हम लोग जिस तरीके से कोयले का यूज़ कर रहे हैं, वो बोले कि भाई कोयला क्या होता है, कोयला तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट विच डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। सबसे पहला क्या कंडीशन हो गया, डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट, एंड द रिसेंट डेवलपमेंट डज नॉट ओवरलुक द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए कहीं उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अब रिसोर्सेज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम कहते हैं जो कि रिन्यू हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, जिनको दोबारा हम लोग नहीं बना सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये किसमें आ गया, नॉन रिन्यूएबल में, राइट। तो as more and more development happens, more and more resources gets used up. The resource used for development may be renewable resource or non-renewable resource, अभी बताया मैंने। We have limited stocks of non-renewable resources that are lost forever once used. Use of renewable resources like groundwater faster than what nature can restore can lead to their scarcity. यानी क्या होगा, यानी कि हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, वो पहले सी लिमिट में है, पहले सी नंबर में कम है, तो क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। अच्छा, अब आज का लास्ट स्लाइड है, हाउ कैन वी डू दिस। बहुत बातें हो गई कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, पर भाई सब करेंगे कैसे, क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला यही आया, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हमें क्या करना, अच्छे तरीके से यूज़ करना। इसका एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपका अभी, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, फ्री बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अभी आपका लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन में अब दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जो ये वीडियो देख रहे होंगे बहुत अच्छे से पढ़ा और अपने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको आगे चल के बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। पर एक दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि लॉकडाउन का फ़ायदा ना उठाते हुए केवल टाइम पास कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स में पिक्चर देख रहे होंगे, या तो दिन भर टीवी में रियलिटी शोज़ वगैरह देख रहे होंगे, और बोल रहे होंगे कि यार हमारा टाइम ही नहीं पास हो रहा, हम क्या करें। तो उनको बता दो, ये वीडियो जो है उसको शेयर करके उनको बता दो कि देखो हमारे जो सर है उन्होंने ये वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसको देखो, एनसीईआरटी बनो, एनसीईआरटी पढ़ो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एसएसटी में तो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, एसएसटी में पर्टिकुलरली आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, और कोई भी कभी भी कोई भी समस्या होती है सीधा आप कमेंट में जाओ, कमेंट में बोलोगे सर ये दिक्कत हो रही है, तो मैं तुरंत उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट में स्लाइड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, पर फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, सेकंड में थोड़ी सी कम हुई ना, पीपीटी भी आपको बन गई। तो अब ऐसे धीरे धीरे आपको आपको मिलेगा प्रोग्रेस में। ठीक है, अभी बस एक बार ये लॉकडाउन थोड़ा खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं और थोड़ा इक्विपमेंट ले आऊँगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। ठीक है, अगर अवेलेबल हो सका तो मैं आपको स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस आप लोग है ना, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। आप लोग, मैंने देखा यार कि अभी जो पिछला वीडियो था उसमें करीब करीब 150 के व्यूज़ थे, और लाइक केवल मात्र 30-35। यार इट्स नॉट गुड ना। जब कोई बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो आपके लिए आपका टाइम निकाल रहा है, इतना अपना यूज़फुल टाइम निकाल रहा है, तो उसके लिए यार कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो आप लोग देखने से पहले लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक करने के बाद उसको आप लोग दूसरी जगह पे शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर हो सके। नो मैटर है कि वो कौन से बोर्ड का, ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है, करिए शेयर सबको। ठीक है, अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, हाउ कैन वी डू दिस, तो मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्स, हो गया लॉकडाउन वाली बात। फाइंडिंग फ्रेश रिजर्व्स ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज के लिए क्या है, रिसोर्स के लिए हमें फ्रेश रिजर्व्स फाइंड करना। कमिंग इट विथ इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज न्यू रिसोर्स इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल वंस, यानी कि जो पुराने टाइम से ले आ रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़कर अब नए अब टाइम आ गया नए नए इनोवेशंस निकालने का, नई नई खोज निकालने का, नए नए चीज़ों का आविष्कार करने का, कि यूथ जो है वो आगे आए और वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करे कि अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करे कि जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स कंप्लीट। अब आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा एनसीईआरटी से, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो देख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। So thank you so much. All the best, students. Thank you.